जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। आज फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल, रेलवे, ग्रुप डी का और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 के लिए। अब जो चीजें हैं आपकी, अब ये चीजें हो रही हैं कि कोरोना को लेकर क्या होगा, पेपर पोस्टपोन होगा या पेपर कैंसिल होगा, पेपर अभी कुछ समय बाद होगा। इन सारी चीजों को आप बिल्कुल साइड रख दीजिए। इन सब चीजों को आप साइड रख दीजिए। इनसे आपको मतलब ही नहीं है कि पेपर कब होगा। बस आप अपनी तैयारी करते रहिए। हो सकता है पेपर ना टले, फिर क्या करेंगे आप? तैयारी छोड़ करके फिर वही होगा, आपकी तैयारी भी नहीं हो पाएगी और पेपर भी बीत जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप तैयारी अपनी करते रहिए। जो भी सरकार की गाइडलाइंस होगी आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तब भी करना है, अब भी करना है, तो आपको उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हम क्यों ना पेपर अपनी तैयारी करते रहे, क्यों ना छोड़ के बैठ जाए? छोड़ेंगे नहीं था, अपनी तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 3 में आज आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप नोट कर लीजिए, मैं सॉल्व करा रहा हूँ सीधे आपको। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, 25% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है, मतलब क्या कि कोई 100 की वस्तु है, वह उसे 125 अंकित करता है। अंकित मतलब मार्क्स प्राइस, मतलब अंकित मूल्य हो गया एमपी और ये हो गया सीपी। मतलब कोई क्रय मूल्य 100 है, उसको बढ़ाकर 125 कर दे रहा है। फिर यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है, यहाँ 4% का छूट देता है, तो अब वो वस्तु 96/100 मिलेगी। तो ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 125 25 पंजे 25 चौके 4 24 पंजे 120 आ जाएगा। ये है आपका ईएसपी मतलब विक्रय मूल्य, और ये है आपका सीपी। ठीक है, ये है आपका क्या, ये है आपका सीपी और ये है आपका एसपी मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो यहाँ से लाभ कितना हो रहा है? 20 का हो रहा है। कितने को होगा? सीपी पे ही होगा। जब भी लाभ या हानि होता है वो आपके क्रय मूल्य पर होता है, क्रॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है। वो आपके किस पे होता है? कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य पर होता है। तो इंटू 100 हो जाए बटे 100 इंटू 100। ठीक है, ये कैंसिल, मतलब 20% का क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। यही आपसे पूछ रहा था उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। इसका एक और मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपके करने का। ठीक है, जैसे क्या है कि 25% की क्या कर रहा है, बढ़ा के रख रहा है। तो 25% का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 25% का? इसका आएगा 1/4। ठीक है, मतलब कोई 4 की वस्तु है, उसे लिख कितना रहा है? 5 लिख रहा है। ये क्या है? आपका सीपी है और ये क्या है? आपका एमपी है। उसके बाद कह रहा है कि 4% की और क्या कर रहा है वो लाभ कमाने के लिए, नहीं 4% की क्या कर रहा है वो, उस छूट वस्तु जो 5 की है ना, जो बढ़ा कर रहा है उस पर 4% की छूट दे रहा है। तो 4% छूट देने का मतलब क्या होगा कि 4% का अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1/25। मतलब जो 25 की वस्तु थी उसे वो कितने में दे रहा है? 24 में दे रहा है। ठीक है, अब 24 में दे रहा है तो ये क्या हो गया आपका? ये जिसे छूट देने का मतलब क्या होगा? ये आपका एमपी होता है। ठीक है, ये आपका मार्क्स प्राइस होता है। और ये छूट देने के बाद 25 का सामान कितने दे रहा है? 24 में दे रहा है। तो ये भी आपका मार्क्स प्राइस है और ये आपका क्या है? आपका एएसपी है मतलब विक्रय मूल्य है। तो अब देखिए यहाँ आपका विक्रय मूल्य मार्क्स प्राइस 25 है और यहाँ पे 5 है। तो आप क्या करेंगे? इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 और ये 5 बचे 25। तो अब ये हमारा क्रय मूल्य 20 हो गया और हमारा विक्रय मूल्य 24 हो गया। तो यहाँ से लाभ कितने का हो रहा है? 400 हो रहा है। कितने का होगा? क्रय मूल्य पर ही तो होगा 20 इंटू 100, यह 5 और 5 चौके 20। ठीक है, यहां से भी कितना आएगा आपका प्रॉफिट? 20%। यही आपसे पूछ रहा था। दोनों तरीका है, जो तरीका आपको सही लगे वो कर लीजिए। मेरे हिसाब से सेकेंड तरीका आपका बेहतरीन है, दूसरा तरीका बिल्कुल बेहतरीन है। आप दूसरे तरीका को अगर फॉलो कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से और बेहतरीन होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी के हुए हैं, ठीक है, उससे आपका प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपका ग्रुप डी भी तैयार हो जाएगा। और आपका कांस्टेबल जो
382 पोस्ट है ना यूपी पुलिस का, वो भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे ना तब भी। और कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उसका पर्टिकुलर सब लेकर आऊंगा, एक क्लास में 2 क्लास जितना भी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप इसे नोट कर लीजिए। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 392 है, x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने माना 3 संख्या कितना का योगफल कितना है, 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात x और y का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी ये है y और z तीसरी संख्या है का अनुपात 5:8 है, 5:8 है। अब ये बताइए, ये अनुपात है। ठीक है, तीनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 392 दिया है। यहाँ पे एक संख्या 3 है, ये जो दूसरी संख्या है यहाँ 3 है और यहाँ पे कितना है, 5 है। जबकि जो दोनों संख्या है हमारे दोनों कंडीशन में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 10 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यह फिर यहाँ से करेंगे तो 15 हो जाएगा और यह 3 8 24 हो जाएगा। तो हमें तो ये जो दूसरी संख्या है y, एक ही बार तो लेंगे ना हम इसको, तो एक बार ले लिए। अब ये क्या हो जाएगा, x y और ये z। ठीक है, ये बन गया तीनों का रेशियो, तीनों का अनुपात। अब इसे आप जोड़ लीजिए, क्योंकि तीनों संख्याओं का योग आपको दिया है 392। तो यहाँ से तीनों संख्याओं को जोड़ लीजिए आप, 4 5 9 9 2 1 3 1 4 49 आ रहा है। कितना आ रहा है, 49। अब तीनों संख्याओं का योगफल 49 तो है नहीं, ये 49 जो है, ये जो है 49, ये 49 जो है ये बराबर है कितने के, 392 के। ठीक है, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, इसे जब डिवाइड करेंगे तो आप आ जाएगा 8। एक यूनिट किसके बराबर होगा, 8 के। तो आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या कितनी है, 10। तो 10 भी तो 8 के गुना 8 के बराबर हो जाएगा, तो 8 धामे 80। तो पहली संख्या जो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। ये है आपका पहली संख्या। ठीक है, ये आ गया आपका पहली संख्या। पहली संख्या कितनी आएगी, 80 आएगी। कहीं आपसे पूछ रहा था आपके क्वेश्चन में। ठीक, अब हम बात करेंगे अगली क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 23। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे x के पावर 4 प्लस 1/x4 बराबर क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ये बताइए, यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ क्या है, x का स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 1/x²। और यहाँ पूछ रहा है आपसे x के पावर 4 प्लस 1/x4। आपको पता होगा कि x प्लस वाई, या कुछ भी ले लीजिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। कितना होता है, 2ab होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, पहले वाले का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 23 के पावर होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसे खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, यही फार्मूला है। ठीक, तो x के पावर 4 हो जाएगा प्लस, या 1/x के पावर 4 हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2ax² इंटू b 1/x²। ठीक है, बराबर 23 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 529। कितना आएगा, 529 आएगा 23 का स्क्वायर करेंगे तो। अब देखिए, ये x तो कैंसिल हो जाएगा। अब x के पावर 4 प्लस 1/x4 प्लस 2 इक्वल टू 529। ठीक है, अब x के पावर 4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 527। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था कि x के पावर 4 प्लस 1/x4 कितना आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 529। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, 527। ठीक है, ये आ जाएगा आपका x के पावर 4 प्लस 1/x4 का वैल्यू। ठीक है, ये रहा आज का थर्ड क्वेश्चन। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए,
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा, ये जान लीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। आप, मैं वादा कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस ऐसे करते रहिए, वर्दी तो आपको चढ़ेगी। वर्दी आपको चढ़नी है। यूपी कांस्टेबल में ले लीजिए, ऑफिशियल नौकरी, लेखपाल की लेना चाहते हैं, फील्ड वर्क विदाउट यूनिफॉर्म, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं लेखपाल को। ग्रुप डी, वो भी आप बस करते रहिए जो करना है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करेंगे सोचेंगे कि हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि लड़के मेहनत करने वाले बहुत है, जिसको जुनून है करने का कुछ, वो मेहनत कर रहा है, और मेहनत करने वाला ही व्यक्ति सफल होता है। किस्मत तो अपनी जगह है, लेकिन मेहनत सबसे बड़ी चीज होती है। मेहनत करेंगे किस्मत भी आपका साथ देगा, मेहनत नहीं करेंगे किस्मत साथ नहीं देगा। क्योंकि वर्क इज वर्कशिप, ठीक है, कर्म ही पूजा है। तो कर्म आपका, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है तो ये आपका कर्म है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है तो कर्म आपका बस पढ़ाई है, जो आपका लक्ष्य है वो आपके सामने होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप कहीं से भी पढ़िए, मैंने ये भी नहीं रखा कि आप कहां से पढ़े, आप कहीं से भी पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, वहीं से पढ़िए, पढ़ते रहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सुरेश तथा संदीप, ठीक है, मैं लिख लेता हूं, सुरेश तथा संदीप, ठीक है, क्या करते हैं, एक व्यवसाय में साझेदारी है दोनों लोगों की। सुरेश 5 माह के लिए 5,000 रुपये लगाता है। यह कितना लगाता है? 5 माह के लिए 5,000 रुपया लगाता है सुरेश, और संदीप जो है वह 6 माह के लिए 6,000 रुपया लगाता है। ठीक है, वर्ष के अंत में 610 रुपया लाभ होता है। ठीक है, लाभ कितना होता है? 610 रुपया। ठीक है, 610 रुपया क्या होता है? लाभ होता है। ये सुरेश लगा रहा है और ये संदीप लगा रहा है। 5 महीने के लिए 5,000 और 6 महीने के लिए 6,000 रुपया लगा रहा है। आप चाहिए तो इसे डायरेक्ट काट लीजिए। अब ये आपका जो आएगा ये लाभ का रेशियो आ जाएगा। तो ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा, रेशियो 6 × 36, यह लाभ का रेशियो आ गया आपका। अब देखिए जो लाभ का रेशियो आया है दोनों, ये कितना है मिला करके? 61। 61 तो है नहीं, आपका लाभ टोटल कितना है? 610 है। तो ये जो है ये किसके इक्वल होगा? 610 के इक्वल होगा। तो यहां से कितना आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 610 आएगा। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना एक में बनाएंगे उतना आप सब हर कंडीशन में बनाएंगे। तो आपसे इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि संदीप का लाभ, तो संदीप कौन है? ये है भैया। तो संदीप को कितना हो रहा है? 36 का लाभ। तो 36 का तो होगा नहीं, होगा कितना? ये 10 गुना, तो 10 गुना कर दीजिए, 360 रुपया। ठीक है, तो संदीप का लाभ कितना हो गया पता आपको? 360 रुपया। ठीक है, तो संदीप का लाभ कितना हो गया? 360 रुपया। इसे आप नोट कर दीजिए, 360 रुपया। संदीप का लाभ कितना हो गया? 360 रुपया हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। और आप लेवल भी देखते रहिए, अपनी तैयारी की भी जांच करते रहिए कि किस लेवल तक आप तैयारी किया और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। मैंने मान लिया दो संख्याएं हैं x/y, 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक, मतलब एलसीएम जो है, एलसीएम जो है वो 300 है। ठीक है, कितना है? 300 है। तो इसका यहां से अगर निकाल रहे हैं आप एलसीएम, यही तो है दोनों संख्याएं, 3 है और 5 है। तो 5 से 15 डायरेक्ट निकालेंगे तो ये 15 जो होता है एलसीएम, तो 15 नहीं है एलसीएम, कितने के बराबर है? 300 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 20 के यूनिट के बराबर है। क्योंकि इसका दोनों संख्याओं का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम 15 तो है नहीं, आपका एलसीएम कितना है? 300 है। तो ये 15 किसके बराबर होगा? 300 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 20 यूनिट के। तो अब पूछ क्या रहा है आपसे?
हाँ एक देख लीजिए, और एक चीज देखिए यहाँ, एक चीज है और देखिए क्या आपको देखना है कि जब इसका एलसीएम निकालेंगे आप, इसका एलसीएम निकालेंगे और आपसे पूछ किसका रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी, 3 है, 3 का छोटी संख्या, ये भी 3 के कितनी किससे गुना बनेगी, 20 के, ये कितना होगा 20, 20 3 है 60, तो ये हो जाएगा आपका सबसे छोटी संख्या। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन मैं जो है वो बता रहा हूँ किस पे, बस सार्थक पे, जो किससे, रेशियो से, जो सबसे बेहतरीन तरीका है, इससे बेहतरीन और आसान तरीका कुछ भी नहीं है। मैं इसका एक और मेथड आपको बता देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए, हो सकता है ये ना समझ में आया हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ठीक है, ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड आप देख लीजिए। तो दूसरा मेथड किस तरीके से है, मैंने कहा वो कहा है पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या 3:5 के अनुपात में है। ठीक है, मैं इसे मान लेता हूँ ये 3x है और ये 5x है। अगर इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 15x तो ही आएगा, 15x का एलसीएम आएगा दोनों का, देख लीजिए दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15x आएगा। तो 15x एलसीएम तो है नहीं, है कितना 300 है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 20 के। तो अब 3x तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 की एक संख्या 60 आएगा और एक संख्या 100 आएगा। तो आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो ये है छोटी संख्या 60। ठीक है, ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसे आप नोट कर लीजिए दोनों तरीका। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके स्क्रीन पर है, आप उसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि रूट में ये ऐसे है 15612 प्लस रूट में 154, ठीक है, प्लस रूट में 225 इसका आपका मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे आप, ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। अब देखिए अगर 225 का रूट में है ना, ये स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे आप तो इसका स्क्वायर रूट आएगा आपका 15, 225 का कितना आ जाएगा 15। अब ये 15 जो है प्लस में है तो जुड़ जाएगा किसमें 154 में, तो 154 में जब 15 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 169, कितना आ जाएगा 169। अब आप इसे क्या लिख देंगे 15612 प्लस रूट में 169। अब 13 का जो रूट वर्ग निकालेंगे वो आएगा 13 का, मतलब 169 का निकालेंगे तो वो आएगा 13, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप रूट वर्ग 15612 और प्लस है तो प्लस में 13, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा आपको, तो ये कितना आएगा 3 2 5 2 6 1 5, ठीक है, इतना आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आप 15625, ठीक है। आप इसका क्या करेंगे भागदीश निकाल लीजिए, इसका जोड़ा बना लीजिए, इसका जोड़ा बना लीजिए और ये सिंगल, तो एक में लगाएंगे एक क्या कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 56 और ये क्या होता है जुड़ जाता है 2। अब यहाँ पे ले आइए 2 बार और यहाँ कर दीजिए 2, 22 गुना के 44, ठीक है, 6 से 4 गया 2, 5 में 4 गया 1। अब यहाँ लिख लीजिए ये, अब यहाँ ये 2 जोड़ लीजिए तो 2 2 4, अब ले जाइए 5 बार, एक बार और ले 5, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 125 आएगा, ठीक है। इसका कितना स्क्वायर रूट आएगा 125 आ गया कि नहीं आ गया 125 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आप रूट निकालेंगे, ठीक है, इसका जो रूट निकालेंगे आप 15625 का आएगा 125 और यही आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है, ये क्या है आपका आंसर है, कितना आ गया 125 आपका आंसर आ गया। अब स्क्वायर रूट भी एक चीज और आप जान लीजिए कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, वो चीज मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। दो संख्याओं का जोड़ा लेकर के,
ठीक है, जो लास्ट में बचता है वो एक संख्या से सिंगल ले ली जाती है, और जितनी बार से पहले बार जाता है उसको हमेशा अगली बार जोड़ दिया जाता है, जोड़ करके फिर निकाल दिया जाता है। जितना का मल्टीप्लाई, जितने का भाग ले जाएंगे उतने का नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं उतनी संख्या का। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आपको स्क्वायर रूट का पूछा था, 125 आ गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7, उसे आप नोट कर लीजिए। कह रहा है कि n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4 और n प्लस 5 पूछ रहा है कि औसत क्या होगा। क्या पूछ रहा है, इसका औसत आपसे पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है आपसे। ये बताइए औसत का क्या होता है, सभी संख्याओं का जो योग होगा बटे जितनी संख्याएं होंगी उसे भाग दीजिए, वही तो औसत होता है। अब हैं कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 हैं, मैं 6 नीचे लिख दिया। इसको मैं जोड़ देता हूं, 1n 2n 3n 4n 5n 6n, ये हो जाएगा 6n प्लस 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ये आ गया। ठीक है, अब इसे आप भाग दे दीजिए, तो ये 6 जो है ना, ये 6 कैंसिल हो जाएगा इस वाले से, और यहाँ बचेगा क्या, n प्लस 15 बटे के 6, इसे काट दीजिए 5 बटे के 2। कहने का ये मतलब है जो औसत आपका आएगा वो आएगा n प्लस 5 बाई के 2, ये है आपका एवरेज। और यही आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था, तो औसत कितना आ जाएगा आपका n प्लस 5 बाई 2, ये रहा आपका औसत। ठीक है, औसत निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि औसत का मतलब ये होता है कि सभी संख्याओं का योग भागे जितनी संख्याएं हो उसे आप भाग दीजिए, आपका निकल जाता है औसत। औसत को या मीन को भी औसत ही बोलते हैं, जो माध्य होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मैं उम्मीद ये भी कर रहा हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा इन टाइप के क्वेश्चनों को कर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में मैं मान लेता हूं, मैं क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है। ठीक है, भिन्न, कोई x बाई वाई कोई भिन्न है, और ये अंश होता है ऊपर का और नीचे का हर होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ऊपर वाले के न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो इंग्लिश वाले सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे वो भी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू, दैट इज न्यूमरेटर एंड दैट इज डिनोमिनेटर। ठीक, अब हम अगला स्टेप की बात करते हैं कि कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ा जाता है तो x मतलब न्यूमरेटर वैसे रहता है, हर में क्या कर रहा है, एक जोड़ दे रहा है। ठीक है, तब इक्वेशन क्या बन जा रहा है आपका 1/2, तो वो भिन्न 1/2 बन जा रही है। ठीक है, ये है इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि यदि भिन्न के अंश में, अब भिन्न के अंश में अगर मैं क्या कर रहा हूं, भिन्न के अंश में अगर एक जोड़ा जाता है तो, और y को और हर को ऐसे ही लिख दिया जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। अब ये भिन्न कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, इसी दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर देंगे। अगर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब y बराबर जो वैल्यू दी हुई है मैं इसी को इसी में रख लेता हूँ, y बराबर क्या करता हूँ, इसी में रख देता हूँ। तो 2x बराबर y बराबर कितना, x प्लस 1, तो x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2x बराबर x प्लस 2, और ये x इधर चला गया माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगर x बराबर 2 आ गया तो x बराबर 2 यहाँ रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भिन्न के अंश और हर का योग, तो ये आपका हमारा भिन्न बन गया।
कितना 2/3 और इसी का योग पूछ रहा है कि उसके अंश और हर का योग कितना होगा। तो उसके अंश और हर का योग कितना होगा 2, 3, 5। ये है आपका आंसर। यही आपसे पूछ रहा था कि उसके अंश और हर का योग कितना होगा। तो उसके अंश और हर का योग कितना हो जाएगा 2 और 3 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 भिन्न भिन्न पत्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण हैं। ठीक है, 3 भिन्न भिन्न पात्राओं में भिन्न भिन्न मात्राओं में दूध के मिश्रण हैं। ठीक है, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है, इतना है। ठीक है, तो बड़े से बड़े माप लीटर में क्या होना चाहिए कि सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें से ऐसी क्या बड़ी से बड़ी माप हो सकती है कि तीनों को क्या हो पूर्णतः मापा जा सके। ठीक है, पूर्णतः मापा जा सके, जो बड़ी से बड़ी संख्या है। इस टाइप से जब करता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी क्या है जो तीनों को मापा जा सके, तो वहां निकाला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF। वहां क्या निकालते हैं HCF। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर इतनी बड़ी संख्याओं का हम HCF कैसे निकालेंगे। तो इतनी बड़ी संख्याओं का HCF निकालने का तरीका ये होता है कि इसमें से जो छोटी से छोटी संख्या, जितना कम से कम जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है इन किसी भी संख्याओं को, आप वहीं ले लीजिए और वहीं आपका होता है HCF। जैसे यहाँ इसका अंतर लेंगे तो इसका अंतर आ जाएगा 34 और 3 मतलब 31 आ जाएगा, और इन दोनों का भी अंतर देते हैं अगर आप, तब भी आता है 31। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि 31 लीटर माप का, इसका कहने का मतलब हुआ कि 31 लीटर माप का जो होगा इसको पूर्णतः माप लेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 31 लीटर, जो इसका HCF आएगा वही आपका इसका क्या होगा आंसर होगा। मतलब 31 लीटर जो होगा वो इसको पूर्णतः माप लेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ये है एक एक लाइन का क्वेश्चन। एक एक लाइन का क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो मैं आपको ये बता रहा हूं एक लाइन में, ये आपको अक्सर मिलते नहीं है। इस टाइप से आपको मिलेंगे बिल्कुल लाइन में, आप जाइए करते रहिए उसके 10 लाइन में, तब जाके आपका आंसर आता है। तो टाइम टेकन होता है, लेकिन आपको टाइम टेकन नहीं, टाइम आपको क्या करना है बचाना है। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है और आप उसे देख लीजिए कि कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। ठीक है, कोई भी संख्या है 512 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है इसमें ऐसी, और ऑप्शन भी, इसमें ऑप्शन की जरूरत है, इसमें ऑप्शन की जरूरत है आपको, इसमें ऑप्शन की आवश्यकता है आपको। ठीक है, अब दिया है कि 512 में ऐसी क्या छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या कि यह क्या बन जाए, क्यूब बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 512 पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यह क्या है। 512 आपको पता होना चाहिए क्या है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि 512 जो है 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब निकालेंगे तो आएगा 512। ठीक है, अब ये बताइए अगर 512 जो 8 का क्यूब है तो आप इसमें कितने से संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि यह क्यूब बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी क्यूब है, तब क्या करना है, ये तो ऑलरेडी क्यूब है, तो आपको देखना है कि ऑप्शन में मेरा कौन सा क्यूब बन रहा है। ऐसी कोई संख्या है जो ऑप्शन में मेरी क्यूब बन रही है, ऐसी कौन संख्या है, ऐसी बस 8 है जो कि 2 का क्यूब बन रहा है। ऐसी संख्या जो ऑप्शन में आपका 8 है जो 2 का क्यूब बन रहा है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये रहा 1 सेकेंड का क्वेश्चन। बस आपको समझने की सोच और समझने की जो चीजें हैं वो होनी चाहिए अंदर, आपको कुछ नहीं करना था। इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना था कि 512 में ऐसी कौन सी मल्टीप्लाई पूरी संख्या करें, नहीं, क्योंकि 512 जो है वो 8 का खुद एक पूर्ण घन है, और अगला एक पूर्ण घन आपको खोजना था जो 8 है, और वो किसका है, 2 का पूर्ण घन है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया कितना 8। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर लेते हैं। अब मैं ये काम का जो करने वाला होता है इसका एक बता दे रहा हूं आपको
M1D1 इक्वल टू M2D2 होता है। कहने का मतलब आदमी मैन कितने दिन काम कर रहा है। फिर दूसरा कंडीशन बनता है M2D2 मतलब दूसरा व्यक्ति और दूसरे कितने दिन में काम करेगा। और नीचे जो होता है वह इफिशियंसी होती है E1/E2 मतलब क्षमता उसकी क्या होती है, वो इफिशियंसी होती है। उसे क्या कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं। यहाँ इफिशियंसी की बात नहीं कर रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 व्यक्ति, M1 जो है वो कितना दिया है 36 व्यक्ति, ठीक है, एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो D1 कितना हुआ 18 दिन हो गए, ठीक है। और कह रहा है कि 27 व्यक्ति M2 मतलब 27 व्यक्ति इसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। आपको सारी चीजें पता होगा, बस इसी में उठा के रख दीजिए। पहला हम क्या रखेंगे 36 × 18 बराबर M2 27 इंटू D2, ठीक है, कितने दिन में करेगा। 9 × 27 9 × 4 = 36 3 × 6 = 18 काट देंगे तो D2 जो आएगा आपका 6 × 4 = 24 दिन में वो क्या करेगा, दूसरा व्यक्ति काम को पूरा कर देगा, ठीक है। ये रहा है आपका आंसर। 11 नंबर का आंसर कितना आ गया आपका 24 दिन। आप बस ये पता होना चाहिए आपको M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। और इसी में अगर घंटा भी दे देता कि एक दिन में 10 घंटे काम करते हुए, तो आप क्या करते, इसी में एक और आपका फार्मूला मैं बता देता हूं कि इसी में आप इसका जो है कन्वर्ट कर देते हैं M1D1H1 बराबर M2D2H2 और यहाँ होती है इफिशियंसी मतलब क्षमता होती है, ठीक है। जबकि यहाँ क्षमता की बात नहीं किया है, दोनों में क्षमताएं सेम है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया हूं। नहीं आप 1 और अपन 1 ले सकते थे, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्षमता की बात नहीं किया है, ठीक है। अगर नहीं करता है तो आप 1 1 लेंगे तो 1 1 का कोई लेने का मतलब नहीं है, ठीक है। ये रहा है आपका सेकेंड, ये रहा है आपका एक सेकेंड और ये रहा है आपका एक फर्स्ट, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाए। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, आप उसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, आप उसे नोट कर लीजिए। कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है, ठीक है। समय कितना है 2 वर्ष, समय कितना है 2 ईयर्स, ठीक है। और यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता है, ठीक है, तो उसे 300 रुपए अधिक मिलता है, ठीक है। जो दर है वो पहले से बढ़ा दे रहा है कितना 3%, पहले कुछ रहा होगा अब जो दे रहा है 3%, तो उसे जो ब्याज मिल रहा है वो 300 रुपए अधिक मिल रहा है। पहले उसे कुछ ब्याज मिल रहा होगा, अब उसे 300 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। अब ये हमें बताइए अगर 2 वर्षों के लिए 3% ब्याज बढ़ा दे रहा है तो 3 गुना के 6% बढ़ेगा, 6% बढ़ेगा। और ये किस पे बढ़ेगा, यही 300 रुपया तो अधिक मिल रहा है उसे, यही तो 6% पे 300 रुपया अधिक मिल रहा है। तो 1% पे निकाल लीजिए, 1% पे निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 50 और 100% पे निकालेंगे तो आ जाएगा 5000। ये है आपका क्या मूलधन, ठीक है। पी यही आपसे पूछा था कि आपका मूलधन क्या होगा। ये तो मैं बता दिया आपको 60 ट्रिक का मतलब ये था कि अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए जिसमें ये आप चीज समझ पाए। और एक चीज जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है वो कब आती है आप में, जब आप मैक्सिमम मतलब अधिकतम अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस किए रहेंगे, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे वो चीजें आपके सामने निकल कर आती हैं और आप बेहतरीन कर पाते हैं, पहले से ज्यादा बेहतरीन। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बेहतरीन क्वेश्चन को कर पाएंगे और आप खुद अपने से सोच पाएंगे और बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन मैं क्या बताता हूँ। अब इसका जो वो है मतलब बेसिक मेथड देखिए, SI बराबर होता है P गुणित R गुणित N बटे के 100, ठीक है। SI ये 1 है क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें हुई है। पहले जो दर था वो मैं मान लेता हूँ R% था पहले, ठीक है। और पहले मुझे ब्याज भी कुछ मिल रहा होगा वो मुझे नहीं पता है। जो अंतर है दोनों ब्याज का वो 300 रुपया है, ठीक है। मैं मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि SI2 माइनस SI1 बराबर 300 है, ठीक है। अब ये बताइए कि साधारण ब्याज दो निकालेंगे यहाँ पर आप, वो क्या निकालेंगे, यहाँ P तो दोनों के समान रहेगा और यहाँ पे R प्लस 3% हो जाएगा क्योंकि 3% अधिक मिल रहा है। और समय तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा N बराबर रहेगा, अपन के 100 कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब अंतर बताइए कितना है, या अंतर कितना है यहाँ पे 300 है ना, तो दोनों वैल्यू को रख दीजिए। P गुणित R प्लस 3 इंटू 2 बाई के 100 माइनस P इंटू R इंटू 2 बाई के 100,
बराबर 300 आ गया। ठीक है, ये आपको बेसिक मेथड जो मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कह रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप पी कॉमन लेंगे, 2p कॉमन ले लीजिए, 2p बटे के 100 कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका r प्लस 3 माइनस क्या बचेगा r बचेगा, बराबर 300 हो जाएगा। 3 r कैंसिल हो जाएगा, 2 50 हो जाएगा ये। और यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपका p इंटू 3 अपन के 50 बराबर 300। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, p बराबर 5000 रुपया। आ गया कि नहीं आ गया। अब आप इतना बड़ा करेंगे कि इतना बड़ा करेंगे, आपको ये डिसाइड आपको करना है। अब ये चीज तो डिसाइड आपको करना है कि उतना पढ़ना करना है कि एक दो लाइन में आंसर लाना है, ये कोई और नहीं डिसाइड कर पाएगा। कितने लड़के तो ऐसे हैं, मैं जो बता रहा हूँ, कुछ बच्चों मेरे जानने वालों में कुछ है मेरे दोस्त, जो कि सो तो रहे ही नहीं है, वो रेलवे ग्रुप डी के लिए तो नहीं, लेकिन एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए इतना पढ़ रहे हैं, वो सो नहीं रहे हैं सही से। सोने का मतलब ये नहीं कि आप सोइए मत, आप सोइए, प्रॉपर नींद लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 13। तो प्रॉपर नींद लीजिए, 6 घंटे तो मिनिमम नींद आपको लेनी ही है। 6 घंटे आप सोइए और फ्री माइंड रहिए। और हाँ, एक चीज और, दूसरे को मत देखिए कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है। ये डिपेंड करता है आपके आईक्यू लेवल, आप कितने टाइम में कैच कर पाते हैं। अगर आप किसी चीज को 2 घंटे में कैच कर पाते हैं और कोई अगला व्यक्ति है जो 4 घंटे में कैच कर पाता है, तो इसको आवश्यकता है कि वो 4 घंटे से ज्यादा पढ़े। और अगर आप अधिक कैच कर पाते हैं तो आप कम पढ़ेंगे तब भी आपका चल जाएगा। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब हम लोग पढ़ते तो साथ में जो लड़के रहते थे ना, कोई साथ का बने, तो जैसे क्या होता है कि जब लास्ट में आप रहेंगे तो वहां चीजें ये होती है, दिख पड़ा जाता है, अरे वो तो 8 घंटे पढ़ रहा है, मैं भी झपूंगा। वो चीज नहीं करना है कि आप किसी दूसरे का देख के जबरदस्ती जपिए, नहीं। माइंड फ्री रहिए, जितना इच्छा करता है आप उतना ही पढ़िए। ये नहीं कि वो 10 घंटा पढ़ा मैं, नहीं, आपको जितना इच्छा है, आपका जितना माइंड जब तक फ्री काम कर रहा है आप तब तक पढ़िए। लेकिन जितना पढ़ रहे हैं तब मन से पढ़िए। 1 घंटे पढ़ रहे हैं, 1 घंटे मन से पढ़िए, वही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते ही रहिए, कोई 10 घंटा पढ़ा तो आप नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ए बी सी, ठीक है, कह रहा है ए बी और सी, ठीक है, कंपनी में हिस्सेदार हैं, किसी एक वर्ष में ए को लाभ, एक वर्ष में कितना हुआ, क्वेश्चन कह रहा है 1/3 टोटल लाभ का। ठीक है, 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला, ठीक है, और बी को 1/4 भाग मिला, और सी को 5000 रुपया मिला। सी को कितना मिला, 5000 रुपया मिला। ठीक है, अब ये बताइए जो भी लाभ डिवाइड होगा वो तो एक में से ही होता है, क्योंकि पहला हिस्सा कितना रहा होगा, एक टोटल हिस्सा 1 रहा होगा। तो इसमें से जब एक ए और बी, ए प्लस बी को कितना हिस्सा मिल रहा है टोटल, ये देख लीजिए पहले। तो ए प्लस बी को 1/3 प्लस 1/4 मिल रहा है, मतलब 4 3 12, यहाँ से 4 प्लस यहाँ से 3, 7/12। ठीक है, ए प्लस बी को जो मिल रहा है, अब देख लीजिए वो 7/12 हिस्सा मिल रहा है। ठीक है, तो अब सी को कितना हिस्सा मिलेगा, यहाँ से टोटल 12 है और फिर से 7 किसको मिल जा रहा है, ए प्लस बी को, तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 5/12। ठीक है, इसी को आप कर देंगे जब क्या 1 - 7/12, तो ये आ जाएगा सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा कितना आ गया, 5000 रुपया आ गया, अरे 5/12 आ गया। लेकिन सी का हिस्सा 5/12 तो है नहीं, सी का हिस्सा कितना है, 5000 रुपया है। तो ये किसके इक्वल जाएगा, 5000 के। तो ये काट देंगे 1 से, ये टोटल आ जाएगा 12000। जो टोटल लाभ होगा, मतलब पूरा लाभ, वो कितना हो जाएगा, 12000। ठीक है, अब पूछ किसका रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है ए को कितना लाभ मिला है। तो ए को टोटल लाभ का कितना मिल रहा है, 1/3। तो ए को जो मिलेगा लाभ 1/3 आप कितना, 12000। तो ए को जो प्रॉफिट होगा वो 4000 रुपया होगा। ठीक है, ए को कितना लाभ होगा, 4000 रुपया। ठीक, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, जो तरीका मैं बता रहा हूं आप बिल्कुल करते रहिए। ये हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि जो मैं बस ये क्वेश्चन बता रहा हूं तो इसी पे अप्लाई होगा। आप किसी भी क्वेश्चन पे, आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को उठा के देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं सॉल्व होता है तो आप बताइए कि सर इस तरीके से नहीं हो रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन फॉलो होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, 15 क्वेश्चन कराना है, 13 हुआ। अब एक अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है।
क्या है सर? ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। आपसे पूछ रहा है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, जिसे क्या बोलते हैं हम, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज को हम बोलते हैं इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट बना दिया ट्रायंगल। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसमें आपका हाइट पूछ रहा है, तो जो इक्विलेटरल मतलब जो समबाहु त्रिभुज का हाइट का फार्मूला होता है वो √3/2a होता है। ठीक है, ए क्या होता है यहाँ पे, साइड होता है, मतलब भुजा होती है। ठीक है, और इसमें आपको प्रत्येक भुजा उसकी 4 सेंटीमीटर दिया है। ये प्रत्येक भुजा उसकी 4 सेंटीमीटर दिया है, तो बहुत बिल्कुल आसान हो गया, मुझे बस फार्मूला ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हाइट किससे निकल जाएगा आपका √3/2 और साइड कितना है 4, तो यहाँ से काट देंगे 2, मतलब आ जाएगा कितना इसका साइड हाइट 2√3 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, इसमें एक चीज और आप नोट कर लीजिए, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके सारे के सारे एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो भी जान लीजिए √3/4 a स्क्वायर होता है, मतलब साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हो गया, और ये क्या हो गया आपका हाइट निकालने के लिए हो गया। ये किस लिए हो गया? हाइट निकालने के लिए हो गया। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें पता है तो आप तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे। अभी मैं जब इसको पढ़ाऊंगा ट्रायंगल बढ़िया से, तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप निकालेंगे। आप हाइट निकाल सकते भी हैं, अगर आपको याद नहीं है तो हाइट आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जो भी चीजें बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा और आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, और आप और भी बुक से अगर क्वेश्चन कर रहे होंगे प्रैक्टिस, जो आपको आवश्यकता भी है करने की, तो आप बेहतरीन कर पा रहे होंगे। मेरे पास इस प्रैक्टिस सेट से आप बेहतरीन कर पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आप वो चीज को देख लीजिए कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और उनका महत्तम समापवर्तक इतना है। ठीक है, जो एलसीएम है 520 है, एचसीएफ जो है वो कितना है 4 है। इनमें से एक संख्या, मतलब पहली संख्या 52 है, तो पूछ रही है दूसरी संख्या क्या होगा। दूसरी संख्या क्या होगा, इसका भी मैंने फार्मूला आपको कई बार बता चुका हूं। इसका फार्मूला भी मैंने आपको कई बार बता चुका हूं और आपको याद होनी चाहिए फार्मूला है सारी। ठीक है, जो जितनी भी फार्मूला है वो आपको याद होनी चाहिए ताकि आपका टाइम क्या हो बचे। तो मैं बता दे रहा हूं इसका फिर से कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, इसे आप लिख सकते हैं एक्स गुणते वाई। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया है आपका 520 गुणते एलसीएम कितना दिया है 4 × 4 बराबर पहली संख्या दिया है आपको 52 और दूसरी संख्या वाई पूछ रहा है आपसे। इससे ये काट देंगे 10 10 चौका 40, वाई बराबर 40, और दूसरी संख्या कितनी आएगी आपकी 40 आएगी। ये रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले के बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस फार्मूले के बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम फिर क्या कर रहे हैं आपसे कि आप बस प्रैक्टिस करते रहिए जितना मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का। अभी आपका जो प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी आए हुए हैं, एसएससी जीडी के जितने भी सेट थे, रेलवे ग्रुप डी के जितने सेट थे, यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के जितने सेट थे, मैं सारे के सारे सेट को आपको बारी बारी करके पर डे 15-20 क्वेश्चन कराता रहूंगा। जिस तरीके से आप इतने क्वेश्चन को भी कर रहे हैं तो आप बेहतरीन क्वेश्चन पेपर कर आएंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ठीक, और आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।